तो फिल्म की शुरुआत में हमें सिम्बा और नाला की कहानी दिखाई जाती है, जिनकी एक छोटी बेटी भी थी। सिम्बा की पत्नी नाला जब एक दिन शिकार के लिए जाती है तो वह अपना रास्ता भटक जाती है। उसे घर का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वह एक जगह बैठकर इस उम्मीद में रहती है कि एक दिन सिम्बा उसे जरूर लेने आएगा। उसके उम्मीद के मुताबिक सिम्बा सच में उसे ढूंढने जाता है। वह अपनी बेटी कियारा से कहता है कि तुम बाकी जानवरों के साथ रहना और अपना ख्याल रखना, मैं तब तक तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। कियारा बाकी जानवरों के साथ आनंदित थी। तभी वहाँ पर एक रेफरी किया गया जो मूवी में उसके दादा हैं। कियारा के दिल को छूने के लिए वे कहते हैं, आओ कियारा, तुम्हें ये कहानी सुनाऊं। ये कहानी है एक शेर मुफासा की, जो पहले एक आवारा था लेकिन बाद में वह एक बादशाह बना। यहीं से मूवी की शुरुआत होती है और हम छोटे शेर मुफासा को उसके माँ बाप के साथ देखते हैं। वे बंजर जमीनों में रहते थे। कई सालों तक बारिश न होने की वजह से वहाँ के सभी जानवर बहुत बीमार हो चुके थे। मुफासा अपने माँ बाप से पूछता है, वो सामने जिन पहाड़ों में से रोशनी आ रही है वो पहाड़ कौन से हैं? उसकी माँ बताती है, उस जगह का नाम नीले है और एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। मैंने सुना है कि वहाँ हर चीज है और वहाँ जानवर बहुत अमन की जिंदगी गुजारते हैं। इनकी बातों के दौरान एक अच्छी चीज यह हुई कि बारिश बरसने लगी, जिसे देखकर सारे जानवर खुशी से झूम उठे। वे नहीं जानते थे कि उनकी यह खुशी जल्द ही बदनसीबी में बदल जाए। बारिश इतनी बढ़ गई कि यहाँ से पानी बहने लगा और बहुत से जानवर डूबने लगे। मुफासा भी उसी बहते पानी में गिर गया। उसके पिता उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद पड़े और उसे मुंह से पकड़ते हुए इसी तरह बचा लिया। इससे पहले कि वे भी पानी में डूब जाते, वे मुफासा को दूसरे पत्थरों की तरफ फेंक देते, जहाँ से उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे। लेकिन मुफासा को डर लग रहा। अचानक बहते पानी में एक हाथी भी आ गया। हाथी से टकराने की वजह से वह जगह टूट गई जिसके ऊपर मुफासा खड़ा था और मुफासा फिर से पानी में गया। उसकी किस्मत अच्छी, उसे पानी में बहे हुए लकड़ी उसके ऊपर चढ़ते हुए उसने अपनी जान बचाई। देखने को मिला कि पानी का बहाव मुफासा को बहाते हुए एक छोटे से तालाब में ले आया, जहाँ उसकी मुलाकात एक छोटे शेर डाका से होती है। डाका ने तैरते हुए मुफासा को देखा और बताया, तुम्हारे पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। यह सुनकर मुफासा घबरा गया और तैरते हुए तट तक आया, जहाँ डाका उसकी मदद करता है और उसे तालाब से बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि देर हो चुकी है, क्योंकि मगरमच्छ बिल्कुल उनके करीब। तभी डाका की माँ वहाँ आकर उन मगरमच्छों पर हमला कर देती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है और इस तरह दोनों बच जाते हैं। अब डाका अपनी माँ से कहता है, माँ, हम मुफासा को क्या करेंगे? लेकिन उसकी माँ मना कर देती है, क्योंकि उनके समूह का एक नियम था कि वे किसी भी आवारा को अपने साथ नहीं रखते थे। नहीं, मैं आवारा नहीं हूँ। मेरे पिता अपने क्षेत्र के एक राजा हैं, लेकिन अब मैं यहाँ से बह गया हूँ। उसकी यह दुख भरी कहानी सुनकर डाका की माँ भी भावुक हो गई और उसे अपने घर ले आई। वहाँ पर डाका के पिता भी थे, लेकिन उन्होंने मुफासा को देखकर और ज्यादा गुस्सा किया। उस समय उन्होंने भी डाका की माँ से वही कहा जो डाका की माँ ने कहा था कि वे आवारा को अपने समूह में नहीं रखे। इधर दोबारा मुफासा बोला, मैं आवारा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मेरे माता पिता मुझे ढूंढते हुए एक दिन यहाँ जरूर आएंगे और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। मैं इतना तेज भाग सकता हूँ कि तुम्हें भी रेस में हरा। ये सुनकर राजा बोले, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तुम डाका को हरा कर दिखाओ, हम तुम्हें अपने समूह में रखने को मान जाएंगे। रेस शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि डाका की स्पीड मुफासा से कहीं ज्यादा थी। वह आगे आगे बढ़ा था। एक पॉइंट ऐसा भी आया कि मुफासा गलती से पानी में गिर गया। वह डूबने ही वाला था कि ठीक वक्त पर आकर डाका ने उसकी जान बचाई। जब रेस खत्म हुई तब भी डाका आगे आगे था। वह बड़ी आसानी से यह रेस जीत जाता, लेकिन उसे एक दोस्त, एक भाई की जरूरत थी। यह कहते हुए उसने अपनी स्पीड कम कर दी और मुफासा को यह रेस जीतने दी। ये देखकर डाका के पिता को बहुत गुस्सा आया कि डाका हार गया, लेकिन डाका इस सबसे बहुत खुश था, क्योंकि आखिरकार उसकी मदद से उसे एक भाई, एक दोस्त मिल गया है। वह इस बात पर बहुत खुश था, लेकिन उसके पिता ने समझाया कि ध्यान से रहना, जिसे तुम अपना भाई समझ रहे हो वह तुमसे तुम्हारा असली भी छीन सकता है। अब देखा जाता है कि डाका और मुफासा दोनों ही एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। जानवरों के साथ खेलते कूदते वे बड़े हो गए। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक बात जो सामान्य नहीं थी वह थी डाका के पिता ने मुफासा को कभी अपने समूह का सदस्य नहीं समझा था। वह उसे आज तक आवारा ही समझते थे। एक दिन देखने को मिला कि मुफासा अपनी माँ के साथ डाका की माँ के साथ शिकार कर रहा था और डाका चुपके से पीछे खड़ा था। इससे पहले कि वे हिरण का शिकार करते, उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। सफेद शेर जो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उन्हें देखकर डाका छिप गया और यह चीज उसकी माँ ने भी नोटिस की। जब वे सफेद शेर उनके इलाके की हिरणों पर हमला करने लगे, तब डाका की माँ उनके सामने आ गई। इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और अपनी माँ को बचाने के लिए डाका उन सफेद शेरों से लड़ने लग गया। वह अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ा था। यहाँ तक कि उसने तो एक शेर को पकड़कर मार भी डाला। अपने साथी के मरने से दूसरा सफेद शेर कमजोर हो गया और वहाँ से चला गया। इसके बाद
मुफासा अपनी माँ को लेकर वापस आया। वहाँ आकर डाका और मुफासा की माँ अपने शेर राजा को बताती हैं कि अगर मुफासा ना होता तो आज मेरी जान नहीं बची। मुफासा ने ताकतवर शेरों के साथ अकेले लड़ा और उसने मेरी जान बचाई। इस मौके पर यह पहली बार था जब राजा ने मुफासा को अच्छे तरीके से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, हमेशा तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई है। उसने यही कहा कि मुफासा कहने लगा, मुझे हवाओं का रुख बता रहा है कि वे शेर हमसे बदला लेने आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो किसी खबरी को वहाँ भेजकर उनकी खबर ले सकते हैं। बच्चे के कहने पर उनका यह खबरी जब सफेद शेरों के झुंड के पास गया तो वहाँ देखने को मिला कि मुफासा ने जिस शेर को मारा था वह वहाँ के बादशाह का बेटा था और अब बादशाह के अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी। मुफासा को तो वे बाद में आकर मारते। जब उन्हें यह पता चला कि दूसरा शेर उनके बेटे को वहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ गया था तो उन्होंने सबसे पहले मिलकर उसी शेर को मार डाला। इस बात से समूह के शेर को यह पता चला कि वे बहुत ही बेरहम और ताकतवर हैं। साथ ही वे अब अपना बदला लेने के लिए भी इनके पास आए। अब समूह का खबरी शेर वापस आया और उसने बादशाह को बताया कि वह शेर बहुत बहुत ताकतवर है, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे 2 शेरों के बराबर उनका एक शेर है और वे लोग बहुत तेज भागते हैं। जल्द ही अपना बदला लेने के लिए वे यहाँ पहुँच भी जाएंगे। यह सुनकर बाकी शेर बहुत डर गए और उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अगला शेर बनना है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा और हमारा नाम निशान सब भूल जाएंगे। सुबह का सूरज निकलते ही डाका की माँ डाका और मुफासा से कहती है, देखो पहाड़ों के दरमियान वहाँ जहाँ से रोशनी आ रही है उस जगह का नाम है मेलेली। तुम्हें वहाँ जाना है और तब तक वहाँ रहना है जब तक यहाँ का खतरा टल न जाए, ताकि ठीक वक्त आने पर तुम अपनी सल्तनत दोबारा संभाल सको। डाका और मुफासा तो वहाँ से निकल गए, लेकिन इतने में ही पीछे उन सफेद शेरों का पूरा झुंड भी आ गया और उनके बादशाह ने डाका के पिता से पूछा, बताओ कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा था। डाका के पिता ने ऐसी एक्टिंग की जैसे वे नहीं जानते कि क्या हुआ है। इस बात ने सफेद शेर के बादशाह को गुस्सा दिलवा दिया। यही उनके बाकी शेर जो यहाँ की तलाशी ले रहे थे, उन्हें पता चल गया कि 2 शेर यहाँ से भाग गए हैं। वे उनका पीछा करने लगे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जल्दी ही वे डाका और मुफासा के करीब पहुँच गए। उन्हें करीब देखते हुए मुफासा ने डाका से बोला, हमें यहाँ रुकना चाहिए, लड़ना चाहिए, भागना बहादुरी नहीं। लेकिन वे ज्यादा थे और मुफासा और डाका 2 थे, इसलिए डाका ने कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। इनकी बातों के दौरान सफेद शेर बिल्कुल इनके पास आ गए और उन्होंने सवाल किया, बताओ किसने मारा था हमारे नवाब को। उन्हें देखते ही मुफासा ने बिना डरे कहा, मैं था जिसने मारा। लेकिन उन्होंने मुफासा की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि वे डाका को सूंघ चुके थे। डाका के खून की गंध उन्हें बता रही थी और उन्हें लगा कि डाका ने ही उनके नवाब को मारा होगा। हालांकि मुफासा कहता रहा कि नहीं, डाका को छोड़ दो, सब गलती मेरी है। लेकिन वे अब डाका के पीछे पड़ चुके थे। ऐसे में डाका मुफासा को लेकर भागा और पहाड़ी के आखिरी किनारे पर आ गया जिसके नीचे पानी ही पानी था। इससे पहले कि ये सफेद शेर उन्हें पकड़ते या कुछ करते, डाका मुफासा को लेकर पानी में कूद जाता है। पानी का बहाव उन्हें एक मैदान तक ले आया। पानी से तो डाका और मुफासा बाहर निकल आए, लेकिन रात होने पर उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी। ये लोग खाने की तलाश में घूम रहे थे। तभी उन्हें जंगलों में से किसी की गंध आई। उन्हें लगा कि यह उन्हीं जैसा कोई शेर है। पास जाने पर पता चला कि यह एक शेर नहीं थी जिसका नाम था शराबी, जो इन्हें देखकर सुख की सांस लेती है और बताती है कि हर जगह उन सफेद शेरों का डर बैठा हुआ। उन्होंने मेरे पूरे समूह को मार डाला और बस मैं ही जिंदा बची। यहाँ पर हम चजू नाम के छोटे से बर्ड को भी देखते हैं जो शराबी के लिए जासूसी का काम करता है और सफेद शेरों के आने से पहले ही उसे छिपने का कहता है। एक तरह का उसका बॉडीगार्ड है। हमें पता चलता है कि शराबी भी मेलेली जाना चाहती है, जहाँ पर डाका और मुफासा जाना चाहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। इसीलिए वे अपना आगे का सफर एक साथ जारी रखने का फैसला करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें खाने की खुशबू आती है, लेकिन यह तो बंदरों की खुशबू थी जिन्हें ये मारकर खाते थे। इन्हीं बंदरों के बीच पहली बार मुफासा को मिला। रफीक की इस समय उसकी उम्र काफी कम है। रफीक को उसके जैसे बंदर बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे उसे अपने झुंड से निकाल। ऐसे में ही वह इन तीनों से मिला। इससे पहले कि ये लोग रफीक का शिकार करके उसे मार डालते, वह बताता है कि मुझे मेलेली का रास्ता आता। यह सुनकर वे तीनों हैरान हो गए। मैं पहले वहीं रहता था और अब मैं दोबारा मेलेली ही जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई रहता है। भाई वाली बात तो, लेकिन हाँ, उसे मेलेली का रास्ता आता था। यह बात जानकर कि रफीक को मेलेली का रास्ता आता है, ये लोग उसे खाने का इरादा छोड़ देते हैं और उसे अपने समूह में शामिल कर लेते हैं ताकि वह उन्हें आसानी से मेलेली तक पहुँचा दे। सफर करते करते सुबह हो जाती है और शराबी हवाओं के रुख से पता चलती है कि वे सफेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। शराबी को लगता है कि वे सफेद इनकी नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। शराबी इन्हें यहाँ पर आराम करने से मना कर देती है और ये लोग सफर जारी रखते हैं। रास्ते में मुफासा बताता है कि मुझे शराबी अच्छी लगने लगी है और मुफासा
यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। मुफासा उससे कहता है, मुझे शराबी के शरीर से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी, तुम जाओ ये बात उसे बताओ कि लड़कियों को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। उसके कहने के मुताबिक डाका ने ऐसा ही किया और वाकई ये सुनकर शराबी डाका से इम्प्रेस भी हो गई। खैर यहीं पर इनके सामने हाथियों का झुंड भी आ चुका था और अब सफेद शेर भी इनके बहुत करीब आ चुके थे। असल में सफेद शेर इनके इतने करीब इसलिए आ गए थे क्योंकि वे बड़ी बड़ी छलांग लगा सकते थे और उन्होंने पहाड़ी इलाके की छलांग के पार कर लिया था, जिसे लोग नीचे से पार करते हुए आए थे। अब इन सफेद शेरों से बचने के लिए इन्हें कुछ तो करना था। शराबी जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते को फाड़ देती है, जिससे हर जगह मक्खियां ही मक्खियां हो गई। इन मक्खियों ने हाथियों को परेशान कर दिया और हाथी जब विहंगम इधर उधर भागे तो सफेद शेर उन हाथियों की दरमियां उलझ गए। ऐसे ही ये लोग सफेद शेरों से तो बच जाते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि शराबी जो बर्फ के ऊपर चढ़ी थी वह वहाँ पर फंस जाती है। वह एक टहनी से लटकी हुई थी और अचानक टहनी के टूटने पर वह नीचे हाथियों के झुंड में गिर जाती है। इससे पहले कि हाथी कोई उसके ऊपर पैर रख दे और वह मर जाए, मुफासा उसकी जान बचाने के लिए पास आता है। वह उसे साइड में करते हुए उसके ऊपर खुद खड़ा हो जाता है और इस तरह उसकी जान बचाता है। यहाँ देखने को मिला कि हाथियों का जो झुंड पहाड़ों से भाग रहा था, उनके तेज भागने की वजह से पहाड़ों पर बनी हुई ये चट्टानें टूटने लगी और रास्ता बंद हो गया जहाँ से सफेद शेरों के करीब आ सफेद शेरों का तो खतरा टल गया, लेकिन अब शराबी बेहोश। रफीक फौरन शराबी के पास आया और उसकी गर्दन की कुछ नसें दबाते हुए उसे होश में लाता है। शराबी उठते ही यह सवाल करती है, मेरी जान किसने बचाई? और फौरन बिना हिचकिचाए मुफासा झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान डाका ने बचाई। वह चाहता था कि शराबी डाका से इम्प्रेस हो जाए। मुफासा के इस झूठ पर डाका खुद हैरान था और शराबी बाहर आकर डाका को धन्यवाद कहती है। रफीक जिसने सब कुछ देखा था, जो सब जानता था, उसके दिल में मुफासा के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई, क्योंकि उसने देखा था कि वह बहुत बहादुर होने के साथ साथ बड़े दिल का भी मालिक था। वह अपने भाई के लिए एक ढाल बना हुआ था। ये लोग अपना सफर आगे जारी रखते हैं और बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें पार करके ये लोग बस पहुंच जाते हैं। बहुत करीब दिखाई दे रही थी। ये लोग एक ही लक्ष्य चाह रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़े उनके पैरों के निशान बन रहे थे। ऐसे में सफेद शेर कभी भी उन्हें देख लेते। तब मुफासा शराबी के बड़े साजू से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर हमारे पैरों के नीचे की बर्फ को हटाते रहो ताकि वहाँ से सारे निशान मिट जाएं। मुफासा का यह आइडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जब सफेद शेर यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर पैरों के कोई निशान नहीं दिखाई दिए और वे कंफ्यूज हो गए कि अब वे उन शेरों को पकड़ने के लिए किस दिशा में जाएं। मुफासा के साथ साथ शराबी भी हो गई थी। इसके अलावा भी मुफासा यहाँ कई ऐसे फैसले लेता है और ऐसे बहादुरी के काम करता है जिससे शराबी को यह बात पता चल जाती है कि मुफासा ही वह था जिसने अपनी जान पर खेलकर शराबी की जान बचाई थी। जिसकी ज़हीन बातों से अब शराबी ने यह भी अंदाजा लगाया था कि उसकी जिस्म से आती फूलों की खुशबू को डाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने महसूस, इसीलिए अब वह मुफासा की तरफ आकर्षित हो और यह चीज महसूस करते हुए मुफासा उसे यह बताने की कोशिश करता रहा कि यह सब काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि डाका था। उनकी यह बहस चलती रही। शराबी चाहती थी कि मुफासा कन्फेस करे कि ये सारे काम उसने। उन्हें ऐसे करीब देखकर डाका जलन महसूस करने लगा और डाका को लगा कि मुफासा उसके साथ कर रहा है। उसे अब अपने पिता की वह बात याद आने लगी। उन्हें कहा था कि एक दिन आएगा जब यह मुफासा तुम्हारा सब कुछ उड़ेगा। अपने गुस्से में डाका को और कुछ नहीं, उल्टे वह अब सफेद शेरों के पास चला जाता है और वहाँ जाकर कहता है, तुम जानते हो वह कौन था जिसने तुम्हारे बेटे को मारा? वह मैं नहीं, वह मुफासा ही था। मेरी रगों में खून जरूर है, लेकिन तुम्हारे बेटे का खून मुफासा ने किया है और मुफासा को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुफासा से मैंने भी अपने कई बदले लेने हैं। वह कहता है, हम लोग की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते करते हमारे पीछे आ जाओ। रात के अंधेरे में डाका जो जाल अपने भाई के लिए बिछा चुका था, मुफासा इसके बारे में नहीं जानता था। रात होते ही डाका वापस आ गया और सुबह होने पर इन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया और पहाड़ी को पार करते हुए फाइनली ये लोग मेले पहुंच भी गए। इस जगह को देखकर मुफासा की खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा से ही इस जगह के बारे में अपनी माँ से पूछता था और इसकी दिल से ख्वाहिश थी कि वह अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए। मुफासा ने नोटिस किया कि यहाँ पर सारे जानवर काफी आराम से एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उनका ये सारा मन 1 मिनट में खराब हो जाता है जब ये सारे जानवर अपने पीछे सफेद शेरों के बादशाह को देखते हैं। असल में ये सारे जानवर भी सफेद शेर के बादशाह से डरते थे, क्योंकि इन सब की नाक में एक वक्त में इसने दम करके रखा हुआ था। मुफासा हैरान परेशान था कि आखिर सफेद शेर उसके पीछे आए। वह तो अपने निशान मिटाते चले गए। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस सब के पीछे उसका भाई डाका मुफासा के ऊपर हमला कर देता। मुफासा ने पहली बार तो
तो उसे धक्का देकर दूर कर दिया और तब उसके सामने डाका आया और उसे सच्चाई बताई कि यह सब डाका का किया धरा। सफेद शेर को मुफासा तक लाने वाला और कोई नहीं बल्कि डाका। यह सुनकर अब मुफासा का दिल टूट गया और इस सब में डाका ने उसे उठाकर वहाँ पहाड़ी से नीचे फेंक। ये मुफासा के लिए अच्छा हुआ। मुफासा जल्दी से छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने यहाँ सारे जानवरों से कहा कि अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे तो देख लेना, ये सफेद शेर एक दिन तुम्हारे बच्चों को खा। अभी भी तुम सब कमजोर नहीं हो, अगर तुम सब मिल जाओ तो उस सफेद शेर का मुकाबला मेरे साथ मिलकर कर सकते। यह सुनकर सभी जानवरों के अंदर हिम्मत पैदा होती है और वे भी अपने आप को ताकतवर जानकर अपना एक समूह बना लेते हैं और मुफासा के साथ मिलकर सफेद शेर से अपना बदला लेने की ठान लेते हैं। अब जैसे ही वे सफेद शेरों के पास आए, सारे जानवरों ने मिलकर उन सफेद शेरों पर हमला कर दिया। इधर जो शेरनियां थीं, उन्होंने मुफासा के ऊपर हमला कर दिया और उसे उठाकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। गिरने की वजह से मुफासा काफी जख्मी हो चुका था। उसे जख्मी हालत में देखकर सफेद शेरों के बादशाह को बहुत अच्छा लगा और अब मुफासा को खत्म करने के लिए उसके करीब भी आ गया। जाहिर सी बात थी, मुफासा जख्मी भी था और सफेद शेर ज्यादा ताकतवर भी थे। उस शेर का मुकाबला करने के काबिल तो बिल्कुल नहीं था। बार बार मार खाता देखकर ऊपर से डाका को भी उसके ऊपर रह जाता है। उसे अपने पुराने भाई और अपनी दोस्ती याद आ जाती है, इसीलिए वह मुफासा को बचाने के लिए अब इस खेल में कूद जाता है। इस समय डाका ने आकर सफेद शेर से कहा, तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन अब सफेद शेर बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं था। वह तो अब बदला ले ही रहा था। उसने जब दोबारा बदला लेने के लिए मुफासा पर हमला किया तो अब सामने डाका गया और डाका भी उसके हमले से जख्मी हो गया। शेर से लड़ने के लिए अब मुफासा और डाका को एक साथ मिलकर लड़ना था। यह बात वे समझ गए। उनकी इसी लड़ाई के दौरान ऊपर हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ों में बहुत बुरा जलजला आ चुका था, जिसकी वजह से पहाड़ क्षति ढेलने लगे और ऊपर से पहाड़ों सतह टूटे। जहाँ पर मुफासा, डाका और वह सफेद शेर लड़ाई कर रहे, वह जगह भी टूट गई और ये लोग जाकर नीचे पहाड़ों के पास। मुफासा ने ऊपर से देखा, इनके गिरने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर भी इनकी तरफ आ रहा था। उससे बचते हुए वह खुद साइड में हो गया और उसने सफेद शेर को पत्थर के नीचे धक्का दिया। कुछ इसमें यह पत्थर सफेद शेर के ऊपर गिरकर आखिरकार उसे कर देता। यानी साफ था कि मुफासा और डाका ने अपनी बहादुरी से उस सफेद शेर को हरा दिया था। यह देखकर उनका राजा मर गया। बाकी सारे सफेद शेर और शेरनियां डरकर यहाँ से भाग जाते। मुफासा की बहादुरी देखकर मलेरिया के सभी लोग उसे यहाँ का नया बादशाह बना। ये जानकर वह बहुत खुश हुआ। हर जगह मुफासा के चर्चे और मुफासा का नाम सुनकर अब मुफासा से मिलिए कोई आया। यह मुफासा की माँ थी, जो इतने बड़े हुए मुफासा को पहचान तो नहीं पाई, लेकिन उसके नाम से उन्होंने उसे पहचान लिया। ये दोनों यहाँ मिलकर बहुत खुश हुए और भावुक भी, क्योंकि यहाँ मुफासा को पता चला था कि उसके पिता मारे गए हैं। अपनी माँ से मिलने के बाद यहाँ पर अब डाका आया। डाका मुफासा से जब माफी मांग रहा था तो सभी जानवरों ने ये हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि इसे माफ मत करो, यह गद्दार है, यही सफेद शेरों को यहाँ लेकर आया था, यह आवारा हमारे बीच में नहीं रह सकता। ये सुनकर मुफासा ने सबको डांटा और बोला, यह मेरा हुक्म है कि डाका यही रहेगा जब तक मेरी हुकूमत है। मेरा भाई डाका मेरे साथ रहेगा। मुफासा की अच्छाई देखकर डाका के अंदर और ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा और उसने मुफासा से कहा, अभी मैं कभी मुझे याद मत करना गुमनाम पहाड़ों में। और मुफासा की यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, जो रफीक को सुना रहा था। कहानी के खत्म होते ही हमने देखा कि कियारा के पिता उसकी माँ को भी यहाँ ले आए थे। यहाँ पर कियारा को पता चला कि अब उसका एक भाई भी है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुई और बस इन सबको एक साथ खुश दिखाते हुए यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।